कविता अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती हैं और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। कविता को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत हैं। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। कविता के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और कविता के पति के गुजरने के बाद कविता के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब कविता को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर राजीव की बात करते हैं। राजीव की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने राजीव को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। राजीव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन कविता और राजीव दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। कविता की एक सहेली राजीव को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। राजीव से मिलकर कविता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राजीव अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर कविता को राजीव पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि राजीव कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब राजीव दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर कविता का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से कविता के मन में राजीव के लिए एक प्रेम से जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद कविता ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों राजीव को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती राजीव से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से राजीव को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके राजीव को अपने घर बुलाती हैं और मंजू राजीव को कविता की बीती हुई सारी बात बताती हैं और वो उसे ये भी बताती हैं कि शादी के 1.5 महीने में ही कविता विधवा हो गई थी। राजीव को कविता का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी राजीव कविता से मिलता है और उसे समझता है, वाकई में कविता एक बहुत दुखी लड़की थी। अब राजीव ये तय कर लेता है कि वो कविता का सहारा बनेगा। कविता को भी राजीव दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सकें। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फोन पर चैटिंग भी करते हैं और कभी फोन पर बातें भी कर लेते थे। राजीव बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से कविता का दिल जीत चुका था। कविता को भी राजीव के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन कविता राजीव को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। राजीव ने जब कविता की माँ के पाँव छुए तो कविता की माँ रोने लगी और राजीव का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा।
ये सुनकर राजीव की भी आंखों में आंसू आ गए और कविता भी खूब रोने लगी। तभी राजीव ने कहा कि मां जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, कविता का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। ये सुनकर कविता की माँ और कविता को बहुत ही अच्छा लगा और कविता राजीव का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती हैं। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो कविता ने कहा कि राजीव, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। राजीव ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, कविता, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन कविता राजीव को अपने करीब आने से मना करती हैं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी कविता की सहेली मंजू ने कविता के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि कविता, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी साधी है। राजीव को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन राजीव ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा न हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके न छोड़ दे। यह सुनकर कविता के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं राजीव मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर राजीव ये सोच रहा था कि मैं कविता को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किश्त बनवा लूंगा। एक महीने बाद राजीव का जन्मदिन था। राजीव ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही कविता को सरप्राइज दूंगा और तभी कविता और उसकी माँ को भी घर बुला लूंगा। उसी दिन कविता से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि कविता के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम कविता और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन कविता राजीव को फोन करती हैं और गुस्से में कहती हैं कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। राजीव फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब कविता का शक और भी बढ़ जाता है। तभी कविता राजीव से कहती हैं, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखा। लेकिन राजीव ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के ब्याने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10,000 ही पड़े थे। कविता का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती हैं कि राजीव वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए कविता राजीव का फोन तक उठाना बंद कर देती हैं। इधर राजीव एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने कविता की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और कविता को इसका पता भी नहीं चला था। राजीव ने कविता की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि कविता की मां का कोई भी खर्चा न हो सके। राजीव ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर कविता के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी मां के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब राजीव ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई कविता से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन राजीव ने कविता को 3 बार कॉल किया, मगर कविता ने उसका फोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो राजीव ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो कविता ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो राजीव ने कहा कि कविता, कल मेरा जन्मदिन है। राजीव ये बताया, लेकिन फिर भी कविता ने राजीव को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी कविता ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे राजीव का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम कविता और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और अनिल की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते कविता ने राजीव से कोई भी बात नहीं की, उसे तो राजीव के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही कविता राजीव के घर की दहलीज पर कदम रखती हैं, वैसे ही राजीव की मां आरती की थाली लेकर आती हैं और कविता को टिका लगाकर उसकी आरती उतारती हैं।
ये देखकर कविता हैरान रह जाती हैं। तभी वो भी राजीव की माँ के पाँव छूती हैं। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। सभी लोग खड़े थे, राजीव के बड़े भाई भाभी, राजीव के भतीजा भतीजी और राजीव की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग कविता और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब राजीव का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद कविता जाने के लिए कहती हैं, तो राजीव की माँ कहती हैं कि बहू तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। कविता समझ नहीं पाती। तभी राजीव की बड़ी भाभी दो फूलों की माला और एक प्लेट में दो अंगूठी लेकर आती हैं। ये देखकर कविता राजीव की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती हैं। तभी राजीव एक अंगूठी कविता के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है कविता, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है न? कविता रोने लग जाती हैं और मन में ये सोचती हैं कि मैंने किस लड़के पर शक किया। अनिल ने नए मकान के कागज भी कविता के हाथ में रख दिए और कहा कि कविता, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है न। इसलिए कविता की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थीं। तभी कविता ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि मां जी, मुझे तो इसी घर में रहना है, आपके साथ मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी राजीव कहता है कि कविता, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ कविता एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थीं। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर कविता ने राजीव के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है।